हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम अपने इंग्लिश ग्रामर का आगाज करने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है, ये जो हमारा सफर है, ये बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि जो आज मैं इंग्लिश ग्रामर जो मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं, वो आप सभी के लिए इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास बन जाता है, क्योंकि इस ये जो चीजें शुरुआत हो रही है ना, ये आपके डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, ये सिर्फ आपके एग्जाम पर्पस से ही मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आप फर्दर, अगर आप कहीं जाते हो बाहर पढ़ने के लिए, 11th 12th, या फिर किसी का ऐसा फील्ड है कि वो एसएससी में जाना चाहता है, रेलवे में, बैंकिंग में, तो उस चीजों को देखते हुए इतने सिंपल और साधारण तरीके से मैं आज से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहा हूं। बहुत मजा आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अगर ये चीजें आप सभी को कुछ ना कुछ आपको फायदा देती है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलती है, तो मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी इस चैनल को, हमारे इस परिवार को और ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथ जोड़िए, लोगों के साथ जोड़िए, वैसे लोगों को सजेस्ट कीजिए जो एक्चुअल में कुछ चीजें को सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम ये जो सेशन है वो शुरुआत करना जा रहे हैं। और आज का ये जो सेशन है वो क्या रहने वाला है, किस टॉपिक पे रहने वाला है? बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो जैसे हमने इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था आपको कि इंग्लिश एक्चुअल में क्या है बाबू, तो इंग्लिश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश आपका एक भाषा है। तो आपको ये बात पता है कि जब कभी भी किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है, क्या एक मेन थीम होता है इंग्लिश के लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो whenever we are learning any language, किसी भी हम जब लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को। और उसी फीलिंग्स को, उसी आइडियाज को, उसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस चीज की हम हेल्प लेते हैं उसी को तो हम भाषा कहते हैं। और उन्हीं भाषाओं में से एक भाषा है आपकी इंग्लिश। ये भाषा, ये जो हमारा लैंग्वेज है, ये खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आप कहीं भी आज की ये मॉडर्न डे में इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस हो गया है मेरे भाई, कि अगर आपका इसका नॉलेज नहीं है तो फिर लोगों के नजरिए में, जो लोग आपको देखते हैं उनके नजरिए में वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप कुछ जानते नहीं हो। तो क्यों ना आज एक्चुअल रूप से हम समझे, क्योंकि ग्रामर का एक बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आप अपने 10th एग्जाम के लिए देखें तो 10th में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा आपके ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। तो आज से ये जो ग्रामर का आपको जो डर सता रहा है, ग्रामर का जो भूत आपको सता रहा है, उस भूत को, उस डर को मैं खत्म करने के लिए आया हूं। बस एक बार आप उस पर भरोसा बना करके रखिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सर क्या जो ग्रामर है वो 0 to हीरो हमें बना सकता है क्या? पहला चीज तो यही, जैसे आप बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स देखते हैं, 0 to हीरो बनने तक का सफर, 0 से एकदम हीरो बन जाइए। लेकिन बाबू अगर मैं आपसे कहूं कि कभी भी जो आपका इंग्लिश है वो कभी भी 0 से शुरू नहीं होता। 0 ये जो टर्म है ना, ये आपका मैथमेटिकल टर्म है, ये आपका मैथ्स का ये टर्म है। तो कभी भी जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में 0 नाम का कोई शब्द नहीं होता है। अगर हम इंग्लिश को एक्चुअल रूप से बाबू सीखते हैं, समझते हैं, तो इंग्लिश को हम समझते हैं बेसिक टू एडवांस। क्या फॉर्मेट है इंग्लिश समझने का बाबू? तो हमारी जो शुरुआत होती है वो बेसिक से होती है, एकदम बेसिक से होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता जाएगा हम एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आज मैं इसी बेसिक के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं, इसी बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूं कि आखिर ये जो हमारा ग्रामर है किस तरीके से हम इस सिलसिले को प्यार भरी महफिल में सजाएंगे और आप सभी के साथ जोड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको मैं दीवाना नहीं बना दिया ना इंग्लिश ग्रामर का, तो फिर आप मेरे से कहना। तो सबसे पहली बात आप सभी के लिए यह है कि सर आज की इस टॉपिक में हम किन किन मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं, किन किन चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो जैसा बाबू मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है। क्या मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश आपका एक क्या है बाबू? एक लैंग्वेज है। और आपको यह बात पता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ चीजों का जानकारी होना जरूरी है। उसी चीज को हम कहते हैं लेटर्स, अक्षर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये मैंने क्या लिखा है, आपने कहा क,
ये मैंने क्या लिखा है, आपने कहा च। तो ये एक आपका बाबू स्क्रिप्ट है। इन सभी स्क्रिप्ट को जब हम मिलाते हैं तब हम किसी लैंग्वेज को बोल पाते हैं या फिर किसी लैंग्वेज को हम समझ पाते हैं। अगर इसी चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, अगर इसी चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, तो क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या आपका ये कोई चीज है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई अक्षर है? लेकिन जैसे ही आपने इस चीज को देखा तो आपको ये चीज पता चल गई कि ये जो लिखा हुआ जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है और ये जो लिखा हुआ आपको अक्षर दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं, अपने आप में एक स्क्रिप्ट है, जिसको हम क का नाम दिए और जिसको हम च का नाम दिए। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब कभी भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे जो मेन बात है वो है हमारा स्क्रिप्ट का ज्ञान होना। और इसी स्क्रिप्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसी स्क्रिप्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? लिपि कहते हैं। तो इसी स्क्रिप्ट को हम लिपि कहते हैं। अब आपने कहा कि सर एक्चुअल में स्क्रिप्ट को अगर हम डिफाइन करें तो इसी स्क्रिप्ट को हम 26 लेटर्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा स्क्रिप्ट तैयार होता है इन्हीं 26 लेटर से तैयार होता है। 26 टोटल लेटर से तैयार होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स को हम बाबू क्या नाम देते हैं? अल्फाबेट नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी की भाषा में क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है और ये जो स्क्रिप्ट होता है ये 26 लेटर्स से बनते हैं। इन्हीं 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं और इसी अल्फाबेट को अगर हम हिंदी में पढ़े तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। आगे अगर हम इन 26 लेटर को अगर हम डिवाइड करें, अपने आप में हम बांटें, तो ये 26 लेटर्स को हम एक का नाम देते हैं वॉवेल और दूसरे का नाम देते हैं बाबू हम कॉन्सोनेंट्स। एक को हम कहते हैं वॉवेल और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और आपको ये बात पता है बाबू कि वॉवेल अपने आप में 5 होती हैं और कॉन्सोनेंट अपने आप में 21 होते हैं। अगर वॉवेल के बारे में आपसे मैं पूछूं कितने वॉवेल्स होते हैं बाबू, कमेंट सेक्शन में जल्दी आइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं आपके। तो आप बोलोगे सर ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं बाबू? इन वॉवेल को छोड़ करके जितने भी आपके बच जाते हैं वो सभी के सभी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने समझा कि लैंग्वेज की हम शुरुआत कैसे करते हैं, लैंग्वेज के बारे में हम जानते कैसे हैं। तो ये हमने समझा कि लैंग्वेज स्क्रिप्ट से आती है, स्क्रिप्ट लेटर से तैयार होता है और इन्हीं लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक को हम वॉवेल बोलते हैं और दूसरे को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को जब हम आपस में बाबू रीअरेंज करते हैं, आपस में जब हम मिलाते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा चीज का निर्माण होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड का डेफिनेशन आप क्या दोगे तो आप क्या कहोगे? वर्ड क्या है? वर्ड क्या है बाबू? वर्ड है आपका मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मतलब जो हमारे अक्षर हैं, जो 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षरों को जब हम आपस में मिलाते हैं और उनके मिलाने के बाद अगर कोई मीनिंगफुल मतलब कि कोई सार्थक मीनिंग बताएगा, कोई एक्चुअल मीनिंग बताएगा, उसी को हम कहते हैं वर्ड, उसी को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं, जैसे कि मैंने लिखा कार, मैंने क्या लिखा? कार। तो आपको ये जो कार आपको दिखाई दिया, तो जैसे ही आपने इस कार को पढ़ा
तो आपके दिमाग में ये एक इमेज बन गया कि मतलब कि एक ऐसा चार पहिए वाली गाड़ी जिससे हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं। मतलब कि फिगर को थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो कार, जैसे ही आपने इस कार को पढ़ा तो आपके माइंड में एक फिगर क्लिक किया कि वो चार पहिए वाली गाड़ी जिससे हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो ये अपने आप में अक्षरों का एक समूह है, और समूह होने के साथ साथ इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि कार एक अपने आप में गाड़ी होती है जिससे हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं। तो ये आपका एक वर्ड है। अगर इसी अक्षर को बाबू हम इधर से उधर मतलब उलट फेर कर दें तो एक दूसरा अक्षर इससे आपका तैयार होता है, जिसको हमने नाम दिया आर्क। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपका ये एक वर्ड है, तो आप कहोगे जी हाँ सर ये वर्ड है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ में एक आपका टर्म है आर्क, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाप। कि जब कभी भी आप कॉम्पास के थ्रू एंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं चाप, ठीक है। तो इसका भी अपने आप में एक मीनिंग निकल रहा है, दैट्स वाई ये आपका वर्ड है। अगर इस वर्ड को भी हम आपस में उलट फेर कर दें तो एक वर्ड बनता है RCA। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप ये वर्ड बनाए हो, क्या एक्चुअल में ये वर्ड है, और अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो कैसे है। तो आपने जब इसको देखा RCA, तो जब आप इस बात को सुने, जिससे जब आप इसको वर्ड कंसीडर कर रहे हो, लेकिन वर्ड के लिए ये चीज मायने रखता है कि वर्ड आपका एक मीनिंगफुल यूनिट होता है, मतलब कि उसका कोई मीनिंग निकलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैंने RCA लिखा है, क्या एक्चुअल में बाबू कोई उसका मीनिंग होता है? जी नहीं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने कार को देखा, कार का अपना एक मीनिंग है, आर्क को देखा, आर्क का अपना एक मीनिंग है, लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। दैट्स वाई ये RCA जो हमने लिखा है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, अक्षरों का समूह तो है, लेकिन ये आपका वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका एक मीनिंगफुल यूनिट नहीं है, इसका कोई भी एक मीनिंग नहीं निकल रहा है। बातें समझ में आ गई? मैं होप करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पे एक शब्द है आपका यूनिट। यूनिट क्या होता है बाबू? इसी यूनिट से, जिसको हम इकाई कहते हैं, इसी यूनिट से आपका निकला हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकला हुआ है बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो जब कभी भी हम किसी भी वाक्य को, किसी भी वर्ड को लिखेंगे तो उसके अलग अलग रूप होते हैं, और उन्हीं रूपों को जब हम बांटते हैं आपस में तो उनके अलग अलग पार्ट्स तैयार होते हैं, अंग तैयार होते हैं, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर के भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जब कभी भी हम किसी वर्ड को अलग अलग रूपों में लिखते हैं, अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, तो इसी का अलग अलग आपका पार्ट्स बनता है, और इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं बाबू, तो आपका जवाब क्या होगा कि टोटल आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच? टोटल आपके 8 होते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम इनका नेम करते हैं, इनका हम नाम लिखते हैं, कौन कौन से वो 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहला आपका है बाबू नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा है आपका प्रोनाउन। तीसरा है आपका वर्ब। क्या है बाबू? वर्ब। चौथा है आपका एडवर्ब। पांचवा है आपका एडजेक्टिव। छठा है आपका कंजंक्शन। सातवां है आपका प्रीपोजिशन, और आठवां है आपका
इंटरजेक्शन। ये बाबू कुल आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और आठवां इंटरजेक्शन। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल कितने होते हैं बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन 8 के बारे में हम बारी बारी से एक एक क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या नाउन होता है, कैसे दिए गए वाक्य में हम नाउन को पहचान सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग नाउन के काइंड्स होते हैं, उन सभी के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे, सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बाबू, वो रहने वाला है इन वर्ड्स को, जब इन शब्दों को, जैसे कि हमने अक्षरों को आपस में मिलाया तो शब्द बना, वर्ड मिला, उसी तरीके से हम वर्ड को आपस में बाबू जब मिलाते हैं ना तो हमारा क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है बाबू? फ्रेज बनता है। जब हम आपस में वर्ड्स को जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है? फ्रेज बनता है। वर्ड प्लस वर्ड। जब हम वर्ड को आपस में जोड़ते हैं तो फ्रेज बनता है। लेकिन ये फ्रेज एक्चुअल में क्या होता है? हम आपस में शब्दों को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन इस फ्रेज का कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं तो फ्रेज बनता है, लेकिन इस फ्रेज का अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब कि हम अक्षरों को तो जोड़ रहे हैं लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे बाबू तो हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक आपका वर्ड आ गया राम और इसके साथ हमने एक कंजंक्शन जोड़ा एंड, और दूसरा हमने लिख दिया सोहन। तो जब आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा राम एंड सोहन, राम और सोहन, तो क्या इस एग्जाम्पल को देख करके आपको कोई मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है कि राम और सोहन क्या भाई दोस्त है कि क्या है, दुश्मन है, कहीं जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं क्या? कोई भी इसका मीनिंग नहीं निकल रहा। मतलब कि इसका जो मीनिंग है वो आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है, वो अपना मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बातें समझ में आई? फ्रेज हम किसे कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अक्षरों का, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है कि जिसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा राम एंड सोहन, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको हम एक कंजंक्शन के साथ जब जोड़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है राम और सोहन। राम और सोहन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो हमें ये चीज अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही कि राम और सोहन के बारे में क्या बातें हमें बताई जा रही है, कि राम और सोहन भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। तो दैट्स वाई इसको हम फ्रेज कहते हैं। आगे एक नए शब्द की तरफ हम चलते हैं और उसको हम कहते हैं बाबू सेंटेंस। क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है, तो आप ये चीज क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ऐसा शब्दों का समूह जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, उसी को हम वाक्य कहते हैं। अगर आप ही के इस डेफिनेशन को मैं कहूं कि ये जो डेफिनेशन अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो मेरे भाई, वो अभी तक इनकम्प्लीट है, अधूरा है, कैसे कंप्लीट होगा समझिए। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि सेंटेंस हम किसे कहेंगे। सबसे पहले वो आपका
कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो आप डेफिनेशन अभी तक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि ये जो आपका डेफिनेशन है वो अभी अधूरा है, ठीक। जो आप चीज अभी तक पढ़ते आ रहे हो, सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सेंटेंस होने के लिए सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है बाबू, वो है आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या है बाबू? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब जाके ये जो डेफिनेशन हुआ वो आपका कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब कि जब कभी भी हम किसी भी शब्द को लिख रहे हैं, उसकी हमने अरेंजमेंट क्या किया है, उसका हमने व्यवस्था क्या किया है। जैसे मैंने कहा राम को काटकर आम खिलाओ, मैंने कहा राम को काटकर आम खिलाओ, और मैंने कहा आम काटकर राम को खिलाओ। तो आपको ये दोनों वाक्य से क्या समझने को मिला कि जब कभी भी हम वाक्य को बोल रहे हैं और जैसे ही उस वाक्य में जो शब्द है, उन शब्दों को जब हम आपस में थोड़ा सा उलटफेर कर रहे हैं ना, तो हमारा जो वाक्य बोलने का जो तरीका है वो अलग हो जा रहा है। दोनों का अलग अलग मीनिंग दे रहा है। हमें काटना था आम को, लेकिन हमने काटा किसको? राम को। बात समझ में आई? तो सेंटेंस होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग उसका निकलना चाहिए, और दूसरा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि जो भी चीजें हमने लिखी है उसका हमने अरेंजमेंट क्या किया है, उन वर्ड्स का अरेंजमेंट हमने क्या किया है। और इसी अरेंजमेंट को बाबू हम कहते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी सेंटेंस के लिए, तो सबसे पहला आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका एक पूर्ण रूप से अरेंजमेंट हुआ किसका? एक सेंटेंस का। तो सेंटेंस होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि हमने जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसका हमने अरेंजमेंट कैसे किया, और इसी अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया? स्ट्रक्चर नाम दिया। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी सेंटेंस का? सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें बाबू, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये कलर नहीं चल रहा है, ये कलर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपको, राम eats a mango, राम eats a mango। दूसरा मैंने लिखा eats राम a mango। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों लिखे गए एग्जाम्पल में कौन सा एक कंप्लीट सेंटेंस है और कौन सा आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आप कैसे इसको बताओगे? सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करें, तो मीनिंग तो अपने आप में दोनों दे रहा है कि राम इट्स अ मैंगो, ये भी एक मीनिंग दे रहा है, इट्स राम अ मैंगो, ये भी आपका एक मीनिंग दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में जिस सेंटेंस को हमें देखना है, जिस सेंटेंस को हमें समझना है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अरेंजमेंट, कि जो भी हमने शब्दों का अरेंजमेंट किया है, व्यवस्था किया है, वो किस रूप में किया, किस प्रकार किया, तब जाके जो हमारा सेंटेंस होगा वो एप्रोप्रिएट होगा, कंप्लीट होगा, और जब वो कंप्लीट होगा तो एक कंप्लीट मीनिंग देगा। बात समझ में आई? तो हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो दोनों एग्जाम्पल में देखेंगे बाबू। तो पहले वाले एग्जाम्पल में जब देखते हैं, राम, राम आपका क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। इट्स आपका क्या है बाबू? वर्ब है। और आपका मैंगो क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ए जो है बाबू वो आपका आर्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जैसा हमने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में पढ़ा था, बिल्कुल यही अरेंजमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारा अरेंजमेंट सही है, जब हमारा स्ट्रक्चर सही है, तो ये जो सेंटेंस है वो आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए ये पहला वाला हमारा जो ऑप्शन है, पहला वाला जो हमारा एग्जाम्पल, वो बिल्कुल सही है। और दूसरे वाले को अगर हम चेक करते हैं बाबू, तो दूसरे वाले में हम देखेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखा गया है इट्स। इट्स अपने आप में क्या है?
एक वर्ब है। उसके बाद राम, राम अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे ए आपका आर्टिकल है और मैंगो आपका क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको ये देखने को मिल रहा है दूसरे वाले एग्जाम्पल में कि हमने जब इसका अरेंजमेंट किया है, जब हमने शब्दों का व्यवस्था किया है, तो सबसे पहले हमने वर्ब को लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट को लिखा और फिर हमने आर्टिकल, तब हमने ऑब्जेक्ट को लिखा। तो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जैसा हमने सेंटेंस में पढ़ा है कि हमारी अरेंजमेंट होनी चाहिए सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, लेकिन हमने शुरुआत कहां से किया, वर्ब से किया। तो ये एक सेंटेंस तो है, लेकिन अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इसी अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया, स्ट्रक्चर नाम दिया। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इस रूप में आपको समझ में नहीं आया है तो एक दूसरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। दूसरा मैंने लिखा एम आई अ टीचर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या अंतर है, क्या अंतर है इन दोनों एग्जाम्पल में, तो जब आपने इन दोनों एग्जाम्पल को देखा, दोनों सेंटेंस को देखा, तो आपको दोनों का मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो मीनिंग बता रहे हैं ना, उनका अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। कैसे? जब आप इस वाले एग्जाम्पल को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है जो कि अपने आप में सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे एम दिखाई दे रहा है जो अपने आप में वर्ब है, और उसके बाद आपको टीचर दिखाई दे रहा है जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है। तो दैट्स वाई ये हमारा जो सेंटेंस है ना, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है, आपसे कोई पूछेगा तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बाबू? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की तरफ चलें तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं एम आई टीचर, एम आपका क्या है बाबू? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और अ टीचर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको यह देखने को मिल रहा है सबसे पहले हमने जो वाक्य का, सेंटेंस का जो शुरुआत किया है ना, वो वर्ब से किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है। तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की तरफ देखें तो वर्ब है, सब्जेक्ट है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका एक सेंटेंस तो है, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग अलग निकल जा रहा है। एम आई अ टीचर, तो वो पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है। तो ये आपका एक सेंटेंस तो है, लेकिन इस सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो गया और ये सेंटेंस आपका कैसा हो गया बाबू? इंट्रोगेटिव हो गया। यानी कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूं? तो आपको क्या समझ में आया? तो जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं और अगर उस सेंटेंस को लिखने टाइम हम अपने वर्ड्स को इधर उधर उलट फेर करेंगे तो उसका अलग मीनिंग देगा। बातें समझ में आई? तो इसलिए सेंटेंस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आई? तो आज जो भी चीजें हमने समझा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आज का जो हमारा सेशन था कि आखिर जो हम ग्रामर पढ़ेंगे वो कैसे स्टार्ट होता है। तो मैंने बोला लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, 26 लेटर, अल्फाबेट, अल्फाबेट 2 वॉवेल, कॉन्सोनेंट। उसके बाद हमने समझा वर्ड किसे कहते हैं, एक मीनिंगफुल यूनिट है, ठीक है, लेटर्स का। मीनिंगफुल मतलब कि जिसका एक सार्थक कोई मीनिंग निकल रहा हो। यूनिट को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। उसके बाद हमने बात किया वर्ड्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो फ्रेज बनता है, लेकिन इस फ्रेज का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा राम एंड सोहन। राम एंड सोहन ये दो अलग अलग वर्ड है, आपस में जब इसको मिलाएं ये बना तो फ्रेज, लेकिन इसका कोई भी एक मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जब कभी भी आपस में हम वर्ड्स को मिलाते हैं तो वो फ्रेज बनता है और उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद हमने समझा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं। जो आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो वो अभी तक अधूरा था, हमने उसको क्या पूरा किया कि सेंटेंस होने के लिए वो कंप्लीट मीनिंग तो देना ही चाहिए और उसके साथ ही साथ
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और इसी अरेंजमेंट को हमने स्ट्रक्चर का नाम दिया, और स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आज का ये जो सेशन है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजों को, बेसिक जो चीजें होती है आपको समझ में आया होगा। तो चीजों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और यहां से हमारा जो सफर है ग्रामर का वो शुरू होता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, बारी बारी से सभी का हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीका से पीपीटी फॉर्मेट में तैयार करके आपको मैं बताऊंगा। बहुत मजा आएगा। बस आप जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, भाइयों को इस चैनल के बारे में आप उनको सजेस्ट कीजिए, बताइए उनको। और अगर कोई भी मित्र भाई अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब्सक्राइब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उन सभी को इस चीज का फायदा हो सके, इन सभी को प्रॉफिट मिल सके। और ये जो मैं इंग्लिश आप सभी को पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है मेरे बाबू। तो जब कभी भी आप हायर एजुकेशन लोगे, 11 जाओगे, 12 करोगे, ग्रेजुएट होगे, या फिर उसके बाद आप जब जॉब की तरफ जाओगे, गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, रेलवे, बैंक, उन सभी जगहों पे आपका इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है। तो इसलिए ग्रामर को अगर आपको सीखना है, बेसिक से सीखना और एडवांस तक के सफर को तय करना है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा। बस बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।